धवाई पंचम सिंह बरगाही के बलिदान की अमर गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस व्यक्तित्व के धनी महाशक्तिशाली व्यक्ति के बलिदान का रीवा सदैव आभारी रहेगा। मित्रों, आज हम बात करेंगे रीवा राज्य का इतिहास और धवाई पंचम सिंह बरगाही के बलिदान के बारे में। मैंने पहले बरगाही परिहार वंश के बारे में जानकारी आपसे साझा किया था। कुछ लोगों का कहना था कि आपने बरगाही परिहार वंश के बारे में जो जानकारी दी है वो तो ठीक है, परंतु आपने धवाई पंचम सिंह बरगाही के बारे में विस्तृत व्याख्यान नहीं किया है। तब मैंने उनसे वादा किया था कि मैं धवाई पंचम सिंह बरगाही के बारे में विस्तृत जानकारी आपके समक्ष पेश करूंगा। मित्रों, आइए आज हम जानते हैं धवाई पंचम सिंह बरगाही के बलिदान के बारे में। बांदा के राजा अली बहादुर उर्फ कृष्ण सिंह, जिनके सेनापति नायक जसवंत राव निम्बालकर जो बरगाही क्षत्रिय थे, उन्होंने राजा अजीत सिंह के शासनकाल में नयकहाई युद्ध रोपी थी। पेशवा ज्यादा दोनों बाप बेटे की पूना में मराठा माहौल में ही परवरिश हुई थी। दोनों ही मराठा सेना के साथ युद्ध अभियानों में जाया करते थे तथा पेशवा ज्यादा होने की हैसियत से इनको उचित सम्मान मिलता था। इन्हें पेशवाई का प्रतीक जरी पटका भी हासिल था, जिसके नीचे आकर अपराधी भी धर पकड़ से बच जाते थे। महाराजा छत्रसाल की सन 1733 में मृत्यु के पश्चात उनके दोनों बेटों हिरदे शाह और जगत राय के बीच बंटवारे को लेकर गृह युद्ध की स्थिति बन गई। बाजीराव पेशवा भी नहीं रहे, जिन्हें बुंदेलखंड का तीसरा पश्चिमी भाग मिला हुआ था। बुंदेलखंड में कोहराम मचा हुआ था। उस समय जैतपुर के बंटवारे से चरखारी एवं बांदा में दो सगे भाई राज्य कर रहे थे, जिनके बीच गोद लेने का झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सन 1755 में रीवा के राजा अवधूत सिंह के स्वर्गारोहण के बाद राजा अजीत सिंह राजगद्दी पर विराजमान हुए। राज्य में तब अमन चैन था। सन 1781 में राजा पन्ना अनिरुद्ध सिंह के स्वर्गवास के बाद लहुरे भाई धौकल सिंह को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। तब जेठे सिरनेत सिंह ने विरोध किया था। राजा धौकल सिंह के दीवान और सेनापति बने बेनी हुजूरी सन 1783 में राजा मधुकर सिंह ने बांधा में सत्ता संभाली, जिनके दीवान और सेनापति अर्जुन सिंह पवार हुए। राजा मधुकर सिंह की मृत्यु हो जाने पर उनके नाबालिग बेटे बखत सिंह के बादा राज्य के रिजेंट भी बन बैठे अर्जुन सिंह और पन्ना के झगड़े में लिप्त होकर बेनी हुजूरी से बैर ठान लिया। सन 1788 में छतरपुर के पास गोठरी में युद्ध हुआ। बेनी हुजूरी मारे गए और अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। एक यही वीर बचे थे जो मराठों से पंगा ले सकते थे, जिन्होंने पन्ना राज धौकल सिंह, चरखारी राजा विजय बहादुर और अजयगढ़ राजा गोज सिंह को दबा रखा था। पूना में पेशवा ज्यादा शमशेर बहादुर प्रथम के पुत्र अली बहादुर के पास चरखारी के वकील ने जाकर बुंदेलखंड की कैफियत जारी करते हुए शिकायत की कि नोने अर्जुन सिंह पवार, बांदा के दीवान एवं सेनापति ने राजा विजय बहादुर को बेदखल करके राज्य छीन लिया है और पन्ना राज्य पर भी अनाधिकार कब्जा कर लिया है। नोने अर्जुन सिंह के खिलाफ बुंदेलखंड के अन्य राजाओं ने भी ऐसी ही शिकायतें कर रखी थी।
यह सब जान सुनकर अली बहादुर ने बुंदेलखंड में प्रवेश किया। इनके साथ में थे सहायक राजा अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर गोसाई, गनी बेग, दीवान सदाशिव अमलाकर और सेनापति नायक जसवंत राव निमालकर, जो एक बरगाही क्षत्रिय थे। नायक पदवी महाराष्ट्र में वीर बरगाही क्षत्रियों को ही दी जाती थी। जसवंत राव नायक के नाम से ही प्रसिद्ध रहे हैं, तभी तो उनके और रीवा वालों के बीच लड़े गए युद्ध को नए हाई जूझी की संज्ञा मिली है। कहा यह जाता है कि जसवंत राव निम्बालकर ने अपने बलबूते 9 राज्यों को नवाब बांदा के अधीन करा देने से नायक की पदवी हासिल की थी। सन 1758 की बात है, जब बादशाह शाह आलम का पीछा ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। बादशाह के साथ गर्भिणी बेगम मुबारक महल थी। महाराजा अजीत सिंह ने उनके रहने के लिए मुकुंदपुर की गढ़ी और खर्चे के लिए यह परगना भी दे दिया। बेगम ने गढ़ी मुकुंदपुर में ही अपने पुत्र अकबर सानी को जन्म दिया, जिसे अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है। लेकिन तब रीवा राज्य की स्थिति बेहतर थी। जब अली बहादुर के कान में यह बात पड़ी कि धौलकल सिंह रीवा में पनाह पाए हुए हैं, तब उनकी राज्य विस्तारवादी नजर इस ओर फिरी। फिर सेनापति नायक जसवंत राव से परामर्श लेकर 1000 सेना के साथ गोपाल राव को रीवा भेजा। बीच राह में ही इस सेना की मुठभेड़ खुमान सिंह बघेल से हो गई, जिन्होंने अपने 30 जाबाज सैनिकों के साथ धावा बोलकर गोपाल राव का सर कलम कर दिया। खुमान सिंह रीवा राज्य की पश्चिमोत्तरी सीमा से लगे बघेल रियासत कोठी के गांव मनकोहरी के ठिकानेदार थे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अमर शहीद रणमत सिंह के पितामह के बड़े भाई खुमान सिंह ने अपने जीवन काल में जब जब रीवा राज्य पर युद्ध के बादल छाए, तब तब अपने भाई केसरी सिंह तथा इनके 7 बेटों के साथ आकर चट्टान की तरह खड़े रहे और इनकी मदद करते रहे। इनका पूरा परिवार रीवा राज्य सम्मानित रहा है। कोई मुड़वार पवाइयां इस परिवार को रीवा राज्य की ओर से मिली हुई थी। पूर्व में कोठी राज्य के राजा जगत राय के भाई उदवंत राय को नैना और भारत शाह को मनकोहरी मौजे बतौर गुजारा दिए गए थे, जिनकी सीमा एक ही है। सरहद और रकबा को लेकर दोनों भाइयों के बीच चलता मनमुटाव उनके उत्तराधिकारियों के बीच भी चलता रहा। तीसरे पुस्त में यह मनमुटाव इतना बढ़ा कि नैना के ठाकुर महाराज सिंह और मनकोहरी के ठाकुर खुमान सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। गोपाल राव का वध कर देने वाले खुमान सिंह नवाब बांदा अली बहादुर के बैरी करार दिए गए। महाराज सिंह ने कांटे से कांटा निकालने की योजना बनाई। वे बांदा नवाब की मुलाजिमत करने जा पहुंचे। मौका निकालकर उन्होंने अली बहादुर के कान भरे कि आपके 2 दुश्मन इस समय रीवा में हैं, एक धौलकल सिंह, दूसरे खुमान सिंह। रीवा राज्य की हालत भी खस्ता है। यह उचित समय है रीवा को अधीन कर लेने का। मैं मार्गदर्शक बना रहूंगा। अली बहादुर को बात जच गई। उसने साथ में बैठे नायक जसवंत राव से परामर्श कर रीवा राज्य पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। नायक ने 10,000 की सेना संगठित की। मकसद था प्रदर्शन कि रीवा भयभीत होकर युद्ध नहीं करेगा और अधीनता स्वीकार कर लेगा। बांदा से रवाना होकर नायक रीवा राज्य के उत्तरी इलाका जिरोहा जा पहुंचा, जिसे बिना खून खराबे किए
अधीनता स्वीकार कराते सर देशमुखी चौथ बांध दी, यानी कर या कहें टैक्स बांध दी। टाटी का भी यही अंजाम हुआ। फिर नायक कूच कर सेमरिया जा पहुंचा, जहां के इलाकेदार ने खूब आव भगत इसलिए की क्योंकि रीवा पर चढ़ाई करने के लिए नायक को इन्होंने भी आमंत्रित किया था। दोनों के बीच दुर्भी संधि थी कि रीवा को परास्त कर इलाकेदार सेमरिया को रीवा की राजगद्दी सौंप दी जाएगी। अतः नायक ने न तो सेमरिया को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया, न ही सर देशमुख चौथ की बात की। श्री अजीत फतेह नायक रायसा के कवि दुर्गादास महापात्र की एक पंक्ति है, यार इनसे उल्टा बाचू लीन मामला तासु न साचू, जीती जीरोह टाटी लीन आई गौरैया थाना की। यार इनसे उल्टा बाचू तब व्यक्त होता है सेमरिया से मामला नहीं लिया सच बात नहीं है, जीरोहा और टाटी को जीतकर गौरैया में पड़ाव डाला। दरअसल बात यह थी कि बीते 2 पुश्तों से सेमरिया इलाकेदारों की रीवा राज्य पर कूप दृष्टि रही है। रीवा के अपुत्र राजा भाव सिंह ने वंश वृद्धि के लिए सेमरिया के इलाकेदार अपने अनुज के बड़े बेटे मुकुंद सिंह को गोद न लेकर छोटे बेटे अनिरुद्ध सिंह को गोद लेकर अपने शासनकाल में ही ताज दे दिया। राजा भाव सिंह के इस फैसले को नाजायज करार देते हुए नाराज सेमरिया के इलाकेदार मुकुंद सिंह ने राज्य शासन के विरुद्ध बगावत कर दी, जिसका अनुसरण उनके बाद की पीढ़ियों ने भी किया। राजा अनिरुद्ध सिंह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अवधूत सिंह रीवा के राजगद्दी पर बैठे। फिर इनके बाद इनके पुत्र राजा अजीत सिंह राजगद्दी संभाले। यदि भाव सिंह ने मुकुंद सिंह को गोद लिया होता तो सेमरिया के तत्कालीन इलाकेदार राज्य रीवा के राजा होते। रीवा राज्य के तत्कालीन बाबू जय सिंह को यह पता चला कि नायक ने गौरैया में पड़ाव डाल रखा है, तो वे कतिपय सरदारों के साथ नायक से पंगा लेने गौरैया की ओर चल पड़े। उन दिनों रीवा राज्य के युवराज को बाबू साहब का खिताब हासिल था। सयाने सरदारों ने वहां की परिस्थिति का निरीक्षण कर बिना कुछ किए वापस लौटने की राय प्रकट की। उनकी बात को तरजीह देते दल वापस आ गया। नायक का सदल बल गौरैया से कूच कर चोरहट्टा के पास बाबूपुर गांव जा पहुंचा और यहाँ अस्थायी छावनी बनाई गई। रीवा की दयनीय दशा से वाकिफ राजा धौकल सिंह जूझी विभीषिका निर्मित होने के पहले ही जा चुके थे। इसी बीच नायक जसवंत राव गौरैया से सदल बल प्रस्थान कर रीवा आधमका। रीवा शहर के पश्चिम प्रवाहित बीहर नदी, जिसे वर्तमान में रीवावासी इसे घोघर नदी कहते हैं, पार कर बाबूपुर के पास चोरहट्टा में कैंप स्थापित किया। बांदा का नवाब अली बहादुर द्वारा राजा अजीत सिंह के पास संदेशा भेजा गया, जिसमें उल्लेख था कि रीवा राजा बांदा की अधीनता के साथ सर देशमुखी चौथ देना स्वीकार करे, अन्यथा रीवा किला नेस्तनाबूद कर राज्य को कब्जे में कर लिया जाएगा। जवाब में राजा अजीत सिंह ने अपने संदेश में लिखवाया कि न हमने आज तक किसी को कर दिया है और न अब देंगे। आई बला से निपटने के लिए मंत्रणा करने के लिए दरबार आयोजित करने की आज्ञा दी। ऊपर हटी के उत्तरी नगर कोट के सामने खलगा में उन दिनों करचुलियों, धौआ, बरगाहियों तथा तेंदुनहा बघेल सरदारों के खपड़ाइल डेरे थे।
यहाँ मंत्रणा दरबार की खबर पहुंची और सरदारन किला के तत्कालीन दरबार में जा पहुंचे। उक्त काल तक किला के महलों ने वर्तमान स्वरूप नहीं ले पाया था। सरदारों को आई विपदा से अवगत कराते हुए राय मांगी गई कि आज की परिस्थिति में क्या करना उचित होगा। सयाने सरदारों ने राज्य की दयनीय दशा का बखान करते राय दी कि नायक के पास पंचों को भेजकर मामला पटा लिया जाए। युवक करचुली सरदार बहादुर सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि प्रजा को डांट फटकार कर, त्रसित करके, कर वसूली करके बैरी को दे, यह मुझ करचुली को असहनीय है। मैं युद्ध कर नायक का प्रणांत करूंगा। करचुलियों के सरगना इनके चाचा श्याम शाह ने भतीजे की तारीफ कर उनकी बात का समर्थन किया। उस राज्यसभा में बैठे वीरों में से केवल धवाई पंचम सिंह बरगाही ने उनकी बात का समर्थन किया। बाकी अन्य सरदार मौन रहे, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। राजा अजीत सिंह की 5 रानियों में से तीसरी चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी सामने आई और अपनी मनोवैज्ञानिक वार्ता, धिकार और चुनौतीपूर्ण बातों से सरदारों को उत्तेजित कर दिया। कहा, आप लोग चूड़ी पहन नारी श्रृंगार करके सामग्री में लिवा लाई हूं, अपनी तलवार मुझे दें, मैं रणांगना में जाऊंगी। रानी 2 थालों में दासियों के हाथों जो सामग्री साथ लाई थी, एक थाल में नारी वस्त्र और श्रृंगार सामग्री, दूसरे थाल में थे पान बीड़े। करचुली सरदार कलंदर सिंह और धवाई पंचम सिंह बरगाही तमक कर उठे और एक एक बीड़ा उठाकर मुंह में डाल क्रोधित हो दांत पीस पीस कर चबाने लगे। पान बीड़ा उठाना युद्ध करने की स्वीकारोक्ति संकेत था। दरबार समापन पश्चात अपने डेरे में आकर सरदारों ने आपस में मंत्रणा कर युद्ध योजना बनाई और जहां के लोग ऐसे युद्धों में भाग लिया करते थे, उनको सूचना देने के लिए उनके ठिकानों की ओर तेज गति से चलने वाले ऊंट रवाना किए। अपने साथ लड़ने वाले लोगों को भी सूचित किया। राजीवी बघेल, जिनके बड़े बड़े इलाके और पवाईदारियां रही थी, वे ऐसे पचड़े से दूर ही रहते थे। बहरहाल बमुश्किल 200 सशस्त्र उन्मादी सुरमा आ जुटे। 2 दल बने। एक का नेतृत्व तेंदुन के बघेल गजरूप सिंह ने किया तथा दूसरे दल का नेतृत्व रायपुर के कलंदर सिंह करचुले ने की। बिहार नदी पार कर गजरूप सिंह के दल ने नायक की सेना पर सामने से धावा बोला, जबकि कलंदर सिंह का दल गुड़ टूटा घाट छोड़ घोघर घाट से नदी पार कर पीछे से धावा बोल दिया। नायक की ओर से जहां राह रुकावट के लिए खेतों में खड़े अरहर के पौधों को आपस में बंधवा दिया गया था, रायपुर वालों के सरूपा हाथी को सूंड में सांकल पकड़ा दी गई थी। वह आगे आगे राह साफ करते हुए चल रहा था। कलंदर सिंह का दल रणांगन में पहुंचा। वहां भयंकर मार काट मची हुई थी। नायक हाथी पर सवार था, जबकि नीचे घोड़े पर सवार थे नैना वाले महाराज सिंह। नायक जसवंत राव की 10,000 सेना में भाड़े की सेनाएं भी शामिल थी। कमांडर कर्नल मिशर बेग तो रास्ते में अटके थे। उनकी सेना तो रणांगन में उतरी ही नहीं। यही हाल हुआ हिम्मत बहादुर गोसाई की नागा सेना और पठान सेना का। पंचम सिंह बरगाही, जो सजे धजे मोतियों की माला पहने शहीद हुए थे, को देखकर नायक ने महाराज सिंह से कहा था,
बघेल जी, राजा तुम मारा गया। क्या यही है जाबाज बघेल जिनके जंग की आप तारीफ के पुल बांधते थे? तभी आधम का था कलंदर सिंह का दल, जिसे नायक की पहचान कराने के लिए कहा था। महाराज सिंह ने कहा, बघेल आ गए। महाराज सिंह को रीवा वालों ने धिकारा कि तुम बघेल होकर बघेलों के खिलाफ दुश्मन को चढ़ा लाए। महाराज सिंह की जागीर जग गई और वे अपने भाइयों के पक्ष में लड़ने लगे। इस दल ने नायक की पहचान होते ही घेर लिया। उसके हाथी पर दोनों ओर से बर्छी, भाले और तलवारें चलने लगी। नायक हाथी से उतरकर अपनी कबूतरी नाम की घोड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर ही रहा था कि प्रताप सिंह ने उसके छाती को लक्ष्य कर भाला मारा। साथ ही भगवान सिंह की बर्छी आकर छाती को बेहते हुए कलेजे में जा घुसी। तभी बेहोश नायक का सर अमरेश ने काट डाला और झोली में रख लिया। नायक के दल में भगदड़ मच गई। रीवा वालों ने बैरी दल को कुछ दूर तक खदेड़ा, फिर जयकारे लगाते वापस किले की ओर चल दिए, जहां धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। धवाई पंचम सिंह बरगाही के बलिदान की अमर गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस व्यक्तित्व के धनी महाशक्तिशाली व्यक्ति के बलिदान का रीवा सदैव आभारी रहेगा। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।